अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर मुस्तजाब हैदर। आज हम चैप्टर नंबर 6 का सेकंड आर्टिकल 6.2 वो स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है टर्मिनल वेलोसिटी। हम सीखेंगे टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और इससे हम लोग कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशंस के फॉर्म में फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलें लाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और सीखते हैं टर्मिनल वेलोसिटी को। तो टर्मिनल वेलोसिटी है हमारे आर्टिकल का नाम। अगर आप इस नाम पे गौर करें तो है टर्मिनल वेलोसिटी। अब इसमें बड़ी मज़े की चीज़ है कि इस वेलोसिटी के पीछे लिखा हुआ है टर्मिनल। हम लोग जानते हैं टर्मिनल किसे कहते हैं। टर्मिनल किसी भी रास्ते के आखिरी पॉइंट पे मौजूद किसी चीज़ को कहते हैं। जहाँ पे कोई चीज़ टर्मिनेट हो रही हो वो टर्मिनल कहलाता है। तो हम इस वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी क्यों कह रहे हैं? तो ये एक बड़ा मज़े का कॉन्सेप्ट है जिससे हम टर्मिनल वेलोसिटी के नाम से इसे समझने की कोशिश करेंगे। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के सहारे इस तक आते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक वाटर का ड्रॉपलेट है, एक स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, स्फेरिकल ड्रॉपलेट जिसका मैस स्मॉल m है, वो हम लोग कंसीडर करते हैं। और इमेजिन करें कि इस छोटे से वाटर के ड्रॉपलेट को हमने हवा में नीचे गिरने के लिए छोड़ दिया। अब जो एयर है, हमें पता है हवा एक फ्लूइड है, तो फ्लूइड के अंदर जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उस पे एक फोर्स भी लगती है जिसको हमने अपने पिछले लेक्चर में सीख लिया था, ड्रैग फोर्स का नाम दिया था। अब लेट्स सपोज इस पे एक फोर्स लग रही है जो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में लग रही है। वो क्यों लगेगी? वो इसके वेट की वजह से लगेगी, जो वेट इसका mg है। हमें पता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट हम ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर प्लेस कर देते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसे ज़मीन के सेंटर की तरफ खींचती है। तो हमारा ये ऑब्जेक्ट भी नीचे की तरफ गिरना शुरू कर देगा। ये ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि ये एक ऐसी जगह पे फॉल कर रहा है जहाँ पे कोई भी फ्लूइड मौजूद नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ फ्लूइड ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा हो और हम फ्रिक्शन के इफ़ेक्ट को निगलेक्ट कर दें तो वो नीचे की तरफ गिरता है विद ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हम लोग जानते हैं कि वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। तो आपका ये वाटर का जो ड्रॉपलेट है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ नीचे की तरफ गिर रहा होगा। अब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? ये बहुत ज़रूरी है आपको इस लेवल पे समझना, क्योंकि अक्सर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को कंफ्यूज कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो हमने इस कॉन्सेप्ट को यहाँ से लेके चलना है। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि आपका ये ड्रॉपलेट जब नीचे की तरफ गिर रहा है तो गिरने के दौरान हर सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का चेंज आ रहा है। इसीलिए जब एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं तो हम इस तरह से कहते हैं इसका यूनिट कि 9.8 मीटर पर सेकंड देन पर सेकंड, यानी चेंज आता है। और वो चेंज कितना आता है? वो 9.8 मीटर पर सेकंड का आता है हर सेकंड के अंदर। हम इसको ज़रा आसान करने के लिए थोड़ी देर के लिए कंसीडर कर लेते हैं कि 9.8 नहीं बल्कि 10 मीटर पर सेकंड के एक्सेलरेशन के साथ ही नीचे को गिरता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज ये कुछ पॉइंट्स हम लोग ले लेते हैं। ये एक पॉइंट है, इसे मैं फर्स्ट पॉइंट का नाम दे देता हूँ, ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है। ये वो पॉइंट्स हैं जिन पे हमारा ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है। 1 सेकंड के बाद अपनी इनिशियल पोजीशन से वो 1 सेकंड के बाद इस पॉइंट पे पहुंचता है। 2 सेकंड के बाद वो यहाँ पे आ जाता है, 3 सेकंड के बाद वो यहाँ पे आ जाता है, 4 सेकंड के बाद वो यहाँ पे आ जाता है। अगर वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ गिर रहा होगा तो 1 सेकंड के बाद जो उसकी वेलोसिटी होगी वो 10 मीटर पर सेकंड होगी। और 1 सेकंड के बाद जब वो दूसरे पॉइंट पे पहुंचा है जहां तक आने में उसे एक और सेकंड लग गया, तो चूंकि उसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो अब उसकी वेलोसिटी में 10 मीटर पर सेकंड का चेंज आ गया होगा। यानी अब उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो गई होगी। और अगर एक और सेकंड वो नीचे की तरफ गिरता रहे तो उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड हो गई होगी। और 1 सेकंड और बाद उसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड हो गई होगी। यानी हर सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी में
10 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है। तो ये जो चेंज है हम उसे ही तो एक्सेलरेशन कहते हैं, कि एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी में जितना चेंज आ रहा है उसका रेट एक्सेलरेशन कहलाता है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ आते हुए, यहाँ से यहाँ आते हुए या यहाँ से यहाँ आते हुए हर जगह पे जो चेंज आ रहा है वो 10 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है। तो आपकी वेलोसिटी गिरते हुए ऑब्जेक्ट की बढ़ती जा रही है, इंक्रीज करती जा रही है। ये उस वक्त होता है जब आपका ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा हो और फ्रीली फॉलिंग के दौरान उस पर कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स, कोई भी रेजिस्टिव फोर्स ना लग रही हो, बल्कि वो आराम से नीचे की तरफ गिर रहा हो। लेकिन हम जिस केस को डिस्कस करने जा रहे हैं और जिसमें टर्मिनल वेलोसिटी को देखने जा रहे हैं उसमें हमारा ऑब्जेक्ट एक फ्लूइड में से मूव करता है। तो हमें पता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड में से मूव करे तो उसकी मूवमेंट के अगेंस्ट एक रिटार्डिंग फोर्स उस पर लगती है जो उसकी मूवमेंट को रोकने की कोशिश करती है, और हमने उस रिटार्डिंग फोर्स को ड्रैग फोर्स का नाम दिया था। तो इसमें तो हमें नज़र आता है कि उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ वो नीचे की तरफ गिरता जा रहा है। लेकिन अगर आप इमेजिन करें कि इसमें फ्रिक्शन मौजूद है, यानी एक फ्लूइड में से मूव कर रहा है, तो फिर क्या होगा? जैसे इसकी मूवमेंट होगी तो इस पे एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगी, जिस फोर्स की डायरेक्शन इसकी मूवमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, जिसे हम लोग FD या ड्रैग फोर्स कहते हैं। और हमने अपने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि इस ड्रैग फोर्स को स्टोक्स लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला हमारे पास था 6 पाई ईटा RV। ये हमारे पास ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला था यहाँ पे। तो अब हम देखते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस लग रही हैं। एक फोर्स उसका वेट है जो उसे डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ लेके आने की कोशिश कर रहा है, और एक उस पर ड्रैग फोर्स लग रही है जो उसे ऊपर की डायरेक्शन में मूव करवाने की कोशिश कर रही है, यानी उसकी मूवमेंट को रोकने की कोशिश कर रही है। तो हम इमेजिन करते हैं, बल्कि देख सकते हैं कि ये फॉग का ड्रॉपलेट या वाटर का जो ड्रॉपलेट है ये नीचे की तरफ गिरेगा। अब गिरने के दौरान हम पहले से देख चुके कि उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। आइडियल केस में फ्रिक्शनलेस स्टेट में तो उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बढ़ती जाएगी, लेकिन अगर हम फ्लूइड की बात करें तो उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड के रेट से नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अब ड्रैग फोर्स लग रही है जो उसके एक्सेलरेशन को कम करना शुरू कर देगी। एक्सेलरेशन कम होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर फोर्स नहीं लगेगी। आपका ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरता जाएगा, लेकिन गिरने के दौरान उस पर अपवर्ड फोर्स जो है वो ज़्यादा होती जाएगी। क्यों ज़्यादा होती जाएगी? क्योंकि हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में ये सीखा था कि जो ड्रैग फोर्स है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। जो हमारी ड्रैग फोर्स है, दिस ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमारा ये ऑब्जेक्ट जब नीचे की तरफ गिर रहा है तो हम लोग देख सकते हैं कि उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। अब स्पीड बढ़ने का क्या मतलब है? कि उस पर लगने वाली ड्रैग फोर्स भी बढ़ती जा रही है। तो हमारे पास इनिशियली वेट बहुत ज़्यादा होगा और इस पर लगने वाली ड्रैग फोर्स जो है वो कम होगी और हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ फॉल कर रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे गिरने के दौरान इसकी स्पीड बढ़ती जा रही होगी, वैसे वैसे इस पे लगने वाली ड्रैग फोर्स जो है वो भी इंक्रीज़ होती जा रही होगी। और ड्रैग फोर्स इंक्रीज़ होने का क्या मतलब है? कि जो उसकी मूवमेंट है वो रिलेटिवली स्लो होती जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे नेट फोर्स कैलकुलेट करना चाहें, क्योंकि हमारे इस ऑब्जेक्ट पे, इस वाटर के ड्रॉपलेट पे अब दो फोर्सेस लग रही हैं, तो अगर हम इसकी नेट फोर्स यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहें तो हमें पता है कि अगर दो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने वाली फोर्सेस से हमने नेट फोर्स कैलकुलेट करनी हो तो वो नेट फोर्स कैलकुलेट की जा सकती है इन दोनों फोर्सेस के डिफरेंस के साथ। तो वो डिफरेंस यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है कि हमारी जो नेट फोर्स है दैट विल बी इक्वल टू नीचे की तरफ जो वेट है और अपवर्ड डायरेक्शन में जो ड्रैग फोर्स है, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर हो जाएगी। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले से अपनी नेट फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हम बात क्या कर रहे थे कि आपका ऑब्जेक्ट जब नीचे को गिरता है तो उसकी स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ती जाती है। अब स्पीड बढ़ने का क्या मतलब? ड्रैग फोर्स बढ़ती जा रही है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपकी स्पीड बढ़ते 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 इस लेवल पे आ जाए कि उसकी ड्रैग फोर्स को बढ़ाते बढ़ाते इतना ज़्यादा कर दे कि वो वेट के इक्वल हो जाए?
जब आपका वेट और ड्रैग फोर्स आपस में इक्वल हो जाएंगे तो उस वक्त क्या होगा, हम इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा इलेबोरेट और करते हैं। लेट्स सपोज जब वो ऑब्जेक्ट 5वें सेकंड पे पहुंचा तो 5वें सेकंड पे जो उसकी स्पीड थी वो 50 मीटर पर सेकंड हो चुकी थी। अब इस जगह पे पहुंचते पहुंचते क्या हुआ कि उसकी ड्रैग फोर्स चूंकि स्पीड के बढ़ने की वजह से कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही थी, तो हम ऐसा भी कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ तक पहुंचते पहुंचते ड्रैग फोर्स और वेट दोनों आपस में इक्वल हो गए हों। यानी इस स्टेट पे अगर हम कंसीडर करें कि ड्रैग फोर्स और वेट दोनों आपस में इक्वल हो चुके हैं, तो इक्वल होने का क्या मतलब है कि जितनी फोर्स आपके ऑब्जेक्ट पे अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है और जितनी फोर्स आपके ऑब्जेक्ट पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, ये दोनों फोर्सेस एग्जैक्टली इक्वल हो गई हैं। तो अब आपका ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट नहीं कर सकता क्योंकि इस पे लगने वाली नेट फोर्स इस केस में ज़ीरो हो जाती है। तो अगर नेट फोर्स ज़ीरो हो जाए तो हमारा ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट तो नहीं करेगा, लेकिन जितनी स्पीड वो इस वक्त अटेन कर चुका था वो फर्दर उसी स्पीड से आगे की तरफ मूव करता रहेगा। यानी ये 50 मीटर पर सेकंड से ही नीचे की तरफ गिरता रहेगा। अब ये एक्सेलरेट नहीं करेगा, जितना मर्जी टाइम बढ़ता रहे, इस टाइम के बढ़ने में सिर्फ यही चीज़ होगी कि आपकी एक्सेलरेशन नहीं होगी लेकिन स्पीड आपकी कांस्टेंट होगी। अब अगर इस चार्ट को हम थोड़ा सा देखें तो स्पीड हमारी बढ़ रही थी 10, 20, 30, 40, बढ़ते बढ़ते 50 पे आई और फिर 50 पे आके ये कांस्टेंट हो गई। तो जैसे हम लोग कह रहे थे कि टर्मिनल क्या होता है कि किसी चीज़ का एंडिंग पॉइंट, जहाँ पे कोई चीज़ जाके ख़त्म हो रही होती है। तो यहाँ पे हमारी स्पीड इंक्रीज़ हो रही थी और इंक्रीज़ होते होते ये उसकी वो मैक्सिमम लिमिट आ गई कि अब इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकती। तो ये जो मैक्सिमम स्पीड आपको यहाँ पे अटेन हो रही है, हम इसको टर्मिनल वेलोसिटी का नाम देते हैं। तो फिर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी फिर क्या है। टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन अगर हम लोग लिखें, इट इज द मैक्सिमम स्पीड एन ऑब्जेक्ट gains falling through a fluid। किसी भी फ्लूइड में से गिरते हुए जो मैक्सिमम स्पीड गेन कर लेता है, हम उस मैक्सिमम स्पीड को टर्मिनल वेलोसिटी का नाम देते हैं। और इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है, ये जो मैक्सिमम स्पीड है ये स्पीड कांस्टेंट हो जाती है, ये कांस्टेंट स्पीड है, अब ये बदलनी नहीं है और इस वजह से हम इसे टर्मिनल वेलोसिटी का नाम देते हैं। तो हम इस टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ड्राइव करने जाते हैं। हमने क्या देखा कि इस स्पीड के ऊपर हमारी ड्रैग फोर्स और वेट ये दोनों आपस में इक्वल हो चुके हैं। तो ड्रैग फोर्स और वेट अगर आपस में इक्वल हो जाए तो हम इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वेट इज इक्वल टू ड्रैग फोर्स। हमारा वेट और हमारी ड्रैग फोर्स ये दोनों आपस में इक्वल हो गए हैं। और वेट की वैल्यू अगर फॉर्मूले की हम लोग सब्स्टिट्यूट करें तो हम लोग जानते हैं हमारा वेट बराबर होता है mg के, और हमारी जो ड्रैग फोर्स है हमने उसका फॉर्मूला अपने लास्ट लेक्चर में भी सीखा था कि 6 पाई ईटा आर वी के बराबर होता है। और मैं ड्रैग फोर्स की जगह इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ 6 पाई ईटा आर और v, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। लेकिन इसमें एक और काम भी करते हैं, मैं v के सबस्क्रिप्ट के अंदर स्मॉल छोटा सा एक t लगा देता हूँ। ये t रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस वक्त ये जो वेलोसिटी है ये टर्मिनल वेलोसिटी है, इस वक्त जो स्पीड है वो टर्मिनल स्पीड है। अगर मैं यहाँ से vt की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ तो हम कुछ इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि vt इज इक्वल टू, ये mg पहले से यहाँ पे मौजूद था और हम इसको डिवाइड कर देंगे 6 पाई ईटा आर। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारी टर्मिनल वेलोसिटी का। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम भी दे देता हूँ। अब ये इक्वेशन नंबर 1 हमें कुछ चीज़ें बता रही है। अगर हम इस टर्मिनल वेलोसिटी का रिलेशन देखें तो इस टर्मिनल वेलोसिटी का रिलेशन हमारे मास के साथ भी है,
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो कि कांस्टेंट है अर्थ के केस में यहाँ पे, और 6 पाई ईटा आर। अगर किसी फ्लूइड में से वो फ्लो कर रही हो और उस फ्लूइड में ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हो, तो उनके अकॉर्डिंगली हम इस टर्मिनल वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास इसका एक और एक्सप्रेशन भी होता है। हम ज़रा उसकी तरफ जाते हैं और फिर इन दोनों एक्सप्रेशंस का कंपैरिजन भी देखेंगे। देखिए, हम लोगों को पता है कि किसी भी फ्लूइड की जो डेंसिटी है या किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं मैस ओवर वॉल्यूम के फॉर्मूले के। डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय रो एंड रो इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी मैस ओवर वॉल्यूम के बराबर होती है। अगर हम इसको यहाँ पे लिखना चाहें तो हम डेंसिटी को इन द फॉर्म ऑफ सिंबल मैस ओवर वॉल्यूम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। और अगर यहाँ से हम मैस कैलकुलेट करना चाहें तो मैस कुछ ऐसे कैलकुलेट हो सकता है कि हमारे पास ये जो v यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इसको इस तरफ ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा रो मल्टीप्लाइड बाय v, तो ये हमारे पास मैस की इक्वेशन आ जाएगी। अब अगर हम बात करें तो इस वक्त जिस चीज़ को हम लोग देख रहे हैं वो हमारा एक स्फेरिकल वाटर का ड्रॉपलेट था। तो जो वाटर का ड्रॉपलेट है या कोई भी स्फीयर हो तो उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लोग अपनी छोटी क्लासेस में सीख चुके हैं। वो वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब की जो वैल्यू है अगर हम इस वॉल्यूम में इस जगह पे सब्सटीट्यूट कर दें तो हमारे पास जो मैस की इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से बन जाती है m इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर और क्यूब। ये हमारे पास यहाँ पे मैस की इक्वेशन आ गई। अगर इसकी वैल्यू को आप सब्सटीट्यूट कर दें अपनी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ताकि हम उसकी एक और फॉर्म जनरेट कर सकें तो हमें एक नई चीज़ मिलेगी। तो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। हमारे पास जो टर्मिनल वेलोसिटी है vt हम लोग देख चुके हैं कि उसमें इक्वेशन नंबर 1 में ऊपर लिखा हुआ है मैस की जगह मैं ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करने जा रहा हूँ। तो ये वैल्यू आएगी रो और साथ में आपके पास आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। इसको हम इस तरह से लिख देंगे और डिनोमिनेटर में हम लोग देखते हैं हमारे पास लिखा हुआ आ जाता है 6 पाई ईटा एंड आर। अब अगर हम इनके सॉल्यूशन की तरफ जाएं तो हम इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि रो 4/3 है, 3 को हम नीचे लिख देते हैं, 4 ऊपर ही रहेगा, 4 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3, ये ऊपर वाला 3 नीचे आ गया और साथ में पाई ईटा और आर ये यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। इनमें से कुछ चीज़ें हैं जिनको हम एक दूसरे के साथ कैंसिल कर सकते हैं। जैसे हमारा ये पाई और पाई एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, आर और यहाँ पे आ जाएगा आर का स्क्वायर। तो हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, ये 6 है और ये 4 है तो ये आ जाएगा 2 एंड 3। तो सिंप्लीफाई अगर हम लोग इसको करके लिखें तो हमारे पास कुछ ऐसा रिलेशन यहाँ पे आ जाता है कि VT इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2 रो, साथ में हमारे पास आ गया आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3, ये हमारे पास आ गया 9 और 9 के साथ हमारे पास आ गया ईटा। ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसके अंदर अगर हम गौर से देखें तो कुछ फैक्टर्स हमें नज़र आ रहे होंगे, जैसे कि हमारे पास ये रो है जो कि डेंसिटी है, स्क्वायर ऑफ द रेडियस है और हमारे पास विस्कोसिटी भी है। हम इसको अपना दूसरे फार्मूले का नाम दे देते हैं। अब इन दोनों फार्मूलों को हमने एक दूसरे के साथ रिलेट करके भी देखना है और इनको समझना है कि टर्मिनल वेलोसिटी अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो हम इक्वेशन नंबर 1 और ये जो इक्वेशन नंबर 2 लिखी हुई है हम इन दोनों इक्वेशन से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या फ़र्क है और कब कौन सा फार्मूला हम लोगों को इस्तेमाल करना है ये चीज़ हमें सीखनी होगी। इसमें देखें ज़रा, एक क्वेश्चन अराइज होता है, पेपर्स में भी पूछा जाता है। वो क्वेश्चंस कुछ इस तरह से कि हमारे रेडियस का, जैसे कि हमारा ड्रॉपलेट ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है तो उस गिरते हुए रेडियस के साथ हमारी टर्मिनल वेलोसिटी का क्या रिलेशन है। अगर इन दोनों इक्वेशंस को देखें तो इक्वेशन नंबर 1 में हमें नज़र आ रहा है कि टर्मिनल वेलोसिटी और रेडियस इन दोनों का एक दूसरे के साथ इन्वर्स रिलेशन है, क्योंकि अगर बाकी सारे फैक्टर्स को हम लोग कांस्टेंट कर दें तो हमें नज़र आता है कि हमारा r जो है वो डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो टर्मिनल वेलोसिटी है
और जो आर है इसमें, वो आर हमारे पास न्यूमरेटर में नज़र आ रहा है। तो न्यूमरेटर में होने का क्या मतलब है कि इन दोनों के दरमियान यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन नज़र आ रहा है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमसे अगर पूछा जाए तो हम इन दोनों में से किसको यूज़ करेंगे, कौन से वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो इसमें ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि हमारे पास जो टर्मिनल वेलोसिटी है उसके लिए दोनों फार्मूलाज ठीक है, डिपेंड करता है कि कौन से फैक्टर्स इसमें कांस्टेंट हैं। जैसे हम अगर इक्वेशन नंबर 2 की बात करें तो हम अगर एक फ्लूइड में से मूव कर रहे हैं जिसमें हमारे पास डेंसिटी चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट है, उसकी विस्कोसिटी का कोफिशिएंट चेंज नहीं हो रहा, ये दोनों कांस्टेंट है, तो हमारी टर्मिनल वेलोसिटी और रेडियस का डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा। तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारी टर्मिनल वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी, चेंज होती जाएगी। लेकिन वो वाला केस जो है उसमें भी देखना ज़रूरी है, वहाँ पे एक एडिशनल चीज़ भी हमें नज़र आती है कि यहाँ पे मैस भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो इसमें हमने देखना है कि वो फार्मूला सिर्फ उस वक्त एप्लीकेबल होता है जिस वक्त हमारा मैस कांस्टेंट रहता है। अगर हमारा मैस कांस्टेंट नहीं होगा और रेडियस के बदलने के साथ साथ हमारा मैस भी बदलता जा रहा होगा तो फिर हम वो फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकेंगे। जैसे अगर हम इसकी बात करें कि अगर हमारे पास वाटर का ही एक ड्रॉपलेट होता है, वाटर का एक ड्रॉपलेट नीचे की तरफ गिर रहा है और इसके साथ एक और ड्रॉपलेट आता है और ये दोनों ड्रॉपलेट एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं और एक बड़े साइज़ का वाटर ड्रॉपलेट बन जाता है। अब इस केस के अंदर ड्रॉपलेट का रेडियस तो इंक्रीज़ हुआ और रेडियस के इंक्रीज़ होने के साथ साथ उसका मैस भी इंक्रीज़ हो गया क्योंकि दो ड्रॉपलेट्स आपस में मर्ज हो गए। तो इसमें मैस कांस्टेंट नहीं रहा। तो अगर मैस कांस्टेंट नहीं रहेगा तो फिर हम इस रिलेशन को यहाँ पे जस्टिफाई नहीं कर सकते। हमें इसमें मैस को कांस्टेंट रखना होता है। अगर मैस कांस्टेंट होगा तो हम वो वाला रिलेशन यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज हम ये वाला रिलेशन यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी उठता है कि हम एक क्वेश्चन देखते हैं जो हमारी बुक में भी पूछा गया है कि व्हाई अ फॉग ड्रॉपलेट अपीयर्स टू बी सस्पेंडेड इन एयर, कि अगर आपके फॉग का यानी एक बहुत छोटा सा धुंध का एक ड्रॉपलेट है तो उसको हवा में से जब आप गिरते हुए देखते हैं तो आपको ऐसे फील होता है कि वो गिर नहीं रहा बल्कि वो एयर में सस्पेंडेड है। तो उसकी वजह क्या है, क्या ऐसी रीज़न है कि वो एयर में सस्पेंड रहता है और वो गिरता नहीं है। तो उसकी रीज़न बड़ी आसान है, बड़ी सादा सी। ये दो इक्वेशंस हमें उसकी रीज़न बता रहे होंगे। अगर हम फॉग के ड्रॉपलेट की बात करें तो सबसे पहले देखें कि हमारे फॉग के ड्रॉपलेट का आर रेडियस बहुत छोटा होता है, बहुत ही स्मॉल साइज़ का ड्रॉपलेट है। तो अगर हम वी टी और आर का रिलेशन देखते हैं तो हमें पता है कि जितना आर छोटा होगा उतनी ही टर्मिनल वेलोसिटी भी कम होगी। तो आर कम होने की वजह से फॉग के ड्रॉपलेट की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। लेट्स सपोज इमेजिन करें कि फॉग का ड्रॉपलेट 2 सेंटीमीटर पर आवर की वेलोसिटी से नीचे की तरफ गिर रहा है। अब इतनी थोड़ी वेलोसिटी से अगर वो ड्रॉपलेट नीचे की तरफ गिर रहा है तो इसका मतलब है कि उसने 1 घंटे के अंदर सिर्फ 2 सेंटीमीटर का वर्टिकल डिस्टेंस कवर करना है। तो अगर हम नेकेड आई से देखेंगे और उसे एट ए टाइम ऑब्जर्व करेंगे तो हम तो उसकी फॉल को ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहे होंगे, इसलिए हमें वो ड्रॉपलेट एयर में सस्पेंडेड नज़र आ रहा होता है। और यही चीज़ अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारा अगर आर कांस्टेंट रख के हम उसके वेट के साथ टर्मिनल वेलोसिटी का कंपैरिजन करके देखें तो हमारे न्यूमरेटर में mg लिखा हुआ है, तो mg इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टर्मिनल वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वेट उसका कम होगा तो टर्मिनल वेलोसिटी उसकी कम होगी। तो ये रिलेशन हमें बता रहा है कि उसका वेट कम है और वेट कम होने का मतलब है कि उसकी टर्मिनल वेलोसिटी भी कम रहेगी। तो ये था हमारा टर्मिनल वेलोसिटी से रिलेटेड सारा कुछ, कि ये वो मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी होती है जो हमारा कोई भी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट अटेन कर लेता है जब उसका वेट और ड्रैग फोर्स दोनों आपस में इक्वल हो जाती हैं। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपने लेक्चर में देखा कि जहाँ पे भी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में से मूव करता है तो फ्लूइड उसके ऊपर एक ड्रैग फोर्स लगाता है। उस ड्रैग फोर्स के लगने की एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम यहाँ पे भी देखते हैं। हमारे पास एक ड्रायर है और साथ में एक पिंग पोंग का बॉल है और हम इसको इस ड्रायर से निकलने वाले फ्लूइड यानी एयर उसके साथ बैलेंस करने की कोशिश करते हैं।
तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि जब इसमें से फ्लूइड यानी एयर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही थी तो हमारा पिंग पोंग का जो बॉल है वो एयर में सस्पेंडेड हमें नज़र आ रहा था। ये ऐसा किस तरह से पॉसिबल है? ये इस तरह से पॉसिबल है स्टूडेंट्स कि इस बॉल का एक वेट है जिसकी वजह से ये डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करता है और इसमें से जो एयर है ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब जो पिंग पोंग का बॉल था इस पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही थी। एक वो फोर्स थी जो इसे डाउनवर्ड्स लेके जाने की कोशिश कर रही थी जो इसका वेट था, और फिर इस पे एक ड्रैग फोर्स लग रही थी जो कि फ्लूइड के अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की वजह से लग रही थी। जब ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो गई यानी ड्रैग फोर्स और जो वेट है ये दोनों बैलेंस हो गए तो हमारा ये जो बॉल था ये यहाँ पे सस्पेंड हो गया था। तो ये साइड बॉक्स में भी ये इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स लिखी हुई है हमारे बुक में, आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। तो एक दफ़ा फिर इस एक्सपेरिमेंट को करके देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था सब कुछ टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।